नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अपन यहाँ से 2018 में जितने भी पेपर हुए थे यूपी पुलिस के एंड 2019 में जितने भी पेपर हुए थे उनके सभी हिंदी में आए हुए सभी शिफ्टों के पेपर अपन प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हों और आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरी तैयारी किस लेवल से है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस में फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म हो गई। आज 17 तारीख है, कल थी, लेकिन करेक्शन डेट है वो कि 2 दिन बढ़ा दी गई है। अगर किसी भी प्रकार के आपके फॉर्म में करेक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं अगली वीडियो डाल सकूं, आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये यूपी कांस्टेबल का पेपर है शिफ्ट 1 में। डेट 26/10/2018 का पेपर है ये वाला। इसमें जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और हाँ जी, गद्य और पद्य से जितने भी शिफ्ट में प्रश्न आए हैं वे अपन एक ही वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं। उनको अपन समझेंगे किस प्रकार से अपन इसको सही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, बाच कितने भेद हैं, यानी बाच के कितने भेद हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कहीं भेद पूछ लेंगे, कहीं कुछ पूछ लेगा, या बाच कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको सेम टू सेम प्रश्न पूछ मिलने वाले हैं। यानी कि बाच के कितने भेद होते हैं तो आपको मालूम होगा, जैसे कि एक कर्मवाच होता है, एक कर्तवाच होता है, एक भाववाच होता है। तो कितने हो गए टोटल? तीन प्रकार के वाच हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। यानी कि इसमें अव्यय पूछ लिए गए हैं। पहली बात तो आपको ये मालूम होगा कि अव्यय होते क्या हैं और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अव्यय की मैं बात करूं, अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के होते तो हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं? तो जैसे कि आपको मालूम है, ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। एक फिर हो जाएगा एक समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा एक विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। लास्ट में अपना आता है निपात अव्यय। ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, आप इनको नोट कर लें। और आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय के 4 ऑप्शन डाल दिए, 3 ऑप्शन डाल दिया है, एक किसी का डाल दिया है, तो इसमें से आपको छांटना होता है। जैसे कि वह दिन भर पढ़ता रहा रेखा पद में अव्यय का भेद बताइए। यानी कि अव्यय अभी है परमाणुवाची अव्यय, बाह्य पूछा है इसमें निपात समुच्चय बोधक यानी कि प्रश्नवाचक। जैसे कि आपको मालूम होगा प्रश्न तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, न परमाणुवाचक है। अब निपात इसमें है, इसका भी भेद है और समुच्चय बोधक अव्यय का भी। अब लेकिन जो बाह्य लगी है ना, इससे बाह्य दिन भर पढ़ता रहता है, तो ये किसके साथ में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं।
चिन्ह कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। यानी कि आपको चिन्ह से एक प्रश्न जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी, 1 से 2 प्रश्न, इसलिए आप चिन्ह को जरूर अच्छे से पढ़ें। प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, पूर्णविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक। जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ए प्रश्नवाचक चिन्ह जो अल्पविराम चिन्ह ए हो जाएगा, पूर्णविराम चिन्ह ए हो जाएगा पाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है, ए विस्मयादिबोधक। तो इसमें राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बड़ा चढ़ाकर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत, मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। इसमें मुहावरा अपन को देखना है। बड़ा चढ़ाकर बात करना, बाल की खाल नहीं, ये तो गलत हो जाए। गुण दोष की परख करना नहीं, इसमें कोई गुण वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत, मीन मेक निकालना, यानी कि बहुत किसी भी बात को लेकर अंदर तक जा सकते हैं, मन की बात को कहलवाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत मीन मेक निकालना है, यानी कि गहरी मंत्रणा करके सच्चाई का पता लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट निरंतर लगाते रहिए, इससे ये होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल से चल रही है और आपको कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाना, सुख ही सुख। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहते हैं ना, वो ये कहावत लोकती है कि थोड़े दिन का सुख है, बाकी तो सब होता ही है। क्या सुख ही सुख, ये तो गलत ही हो जाएगा। 4 दिन चांद नहीं, ये भी गलत हो जाए, चांद ना दिखाई देना ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। यानी कि रस से आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिले। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो कि आपको रस के बारे में जानकारी होनी, आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जामिनर यही पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, टोटल कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 9 प्रकार के होते थे, लेकिन 10वां बातसल और भक्ति रस और जुड़ गया तो टोटल 11 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट हो जाएगा अपना श्रृंगार रस, हास, सेकंड करुण, रौद्र, 4 रौद्र, वीर, भयानक रस, विभत्सव, अद्भुत, अद्भुत रस, शांत रस, 10वां बातसल हो जाएगा और 11वां भक्ति हो जाएगा। ये टोटल हैं 11 रस हो जाते हैं। तो साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को प्राप्त करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साहित्य की मिठास, ये तो गलत ही हो जाएगा, रस नहीं ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। 2, 6, 3, 4। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दोहा में मात्रा कितनी होती है प्रथम एवं सेकंड चरण में, बताएंगे क्या आप। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम चरण में 13 मात्रा होती हैं, सेकंड में 11 होती हैं
अगर अपन इसका उल्टा करते हैं तो इसका छंद बन जाता है रोला। तो रोला में मात्रा कैसी होती है, इसका अगर उल्टा हो जाएगा, प्रथम चरण में 11, सेकंड चरण में 13 मात्रा प्राप्त होंगी। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4, और 4 ही चरण रोला में होते हैं। यह आपके यहाँ से 2-3 प्रश्न यहाँ से आपको मिल गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न होते हैं, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, रस, अलंकार, गुण, छंद। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न क्या करते हैं, रस करते हैं, अलंकार करते हैं, गुण करते हैं, छंद करते हैं, क्या करते हैं बताइए। रस में तो भैया अपन पिछली बार पढ़ के आए, आनंद की अनुभूति होती है। गुण वाली ऐसी कोई बात नहीं है ना इसमें छंद। यानी सौंदर्य किससे बढ़ती है, अलंकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलंकार। या बार नेक्स्ट प्रश्न है, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। या बार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोग्य व्यंजन। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब 4 हैं कौन कौन से, ये मालूम है आपको यहाँ से वर्णमाला से 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ऊष्मों की 4 वर्णों की संख्या 4 है, कौन कौन से हैं, सा, हा, ये 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, इनकी भी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मालूम हुआ आपका ना, या बार आला वाह। ऐसे ही स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की अपन अगर बात करें, इनकी टोटल का वर्ग से लेके पा वर्ग तक इनकी संख्या होती है। यानी कि का और पा वर्ग से लेके टोटल कितने 25 वर्ण होते हैं। 25 और 2 वर्ण और जोड़ दिए जाते हैं, एक ए वाला और एक ढक्कन वाला, तो बराबर कितने हो जाते हैं 27 वर्ण स्पर्श व्यंजनों के अंदर आ जाते हैं। समझ में आया आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कृपा, मित्र, कार, त्योहार। बताइए। स्त्रीलिंग है। मित्र कैसा है, त्योहार कैसा है, आपने कार कैसा किया, आपकी कृपा कैसी बनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन किसका बोध कराता है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वचन किसका बोध कराता है, किसका कराता है बताइए। आपको मालूम होगा कि वचन प्राणी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कारक क्या है, वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी कार चली, यानी कि वो ये कर्ता ने क्रम को करट से के द्वारा अपादान से संबंध का की गया अधिकरण में पर उसने टेढ़ी चाल चली,
यानी कि उसने। इसमें अपन को ये देखना है ये कौन से शब्द में आता है। यानी कि आपको मालूम होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, याद ही कर लिए होंगे आपने। तो इसमें कौन सा कारक होगा बताइए। उसने टेढ़ी चाल चली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने। ना की अनुभूति हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपको सर्वनाम इसमें बताना है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। सर्वनाम मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं। संज्ञा सर्वनाम से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, विशेषण से तीनों। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। यानी सर्वनाम के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, लास्ट में आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में, ये अपन को देखना है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। सीमा और रीमा दोनों बहनें हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें और भी ये भी पूछ लेगा, इसमें सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये खुद की, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। संज्ञा, कारक, क्रिया की, वचन की। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है बताइए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। विशेषण आपको मालूम होगा ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे भी जरूरी है कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपना परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये मुख्यतः संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण एक ही चीज होती है, तो इस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर इसमें सर्वनाम भी इस ऑप्शन में होता, संज्ञा सर्वनाम की, तो भी इसका राइट आंसर ए होता। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रश्न है आपके सामने। आपको मालूम होगा कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद होते तो हैं, अब होते कौन कौन से हैं, एक काफ़ी ज़रूरी है। कर्म के आधार पर 1-2 होते, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। अंत, समय,
पीड़ा मृत्यु। आपको मालूम हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अंत क्या हुआ, ये भी नहीं हो। व्याकरण में काल यानी काल में समय की बात हो रही, इसमें समय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय की महत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, इसमें कारक बताना है, कौन सा हो जाएगा बताइए। संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्तक। कर्ता तो ही नहीं है, कर्ता ने ऐसी तो कोई चाबी नहीं, करण से कोई ऐसे भी नहीं है, अपादान ये भी नहीं है, संप्रादान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भावदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना। भावदिया ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा भैया, डिबिया कैसी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, साध्वी कैसी, ये भी हो जाएगा, स्वाभाविक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचालक कैसा है। कैसा कैसे करके आप 90% स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का राइट आंसर अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि 3 तत्सम है, एक तद्भव होगा, यहाँ मान के चलिए, तो इसमें तद्भव कौन सा शब्द है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परख नहीं है तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तद्भव देखना है इसमें, आग, जीव, घर, ठीक है, पत्र, फूल, हाथी, परखा, रात, सत, उच्च, दुर्बल, पुष्प। यानी कि किस ऑप्शन में तीनों शब्द तद्भव हैं। तो इसमें तो हमें पहले ही में दिख रहे हैं भाई, आग, आग को अग्नि भी कहते हैं, जीव को जिब्रा हो जाता है, घर को ग्रह हो जाता है तत्सम। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। दुग्ध, पेय, गोरस, अमीय। दूध का पर्यायवाची नहीं, आपको पर्यायवाची समानार्थी से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इनको जरूर रट लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीय नहीं है। दूध को गोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा, क्या होगा। निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष, स्पष्ट। सापेक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होगा क्या, नहीं, जो आंखों के सामने होता है उसे परोक्ष कहते हैं, इसका गलत हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई देना नहीं, प्रतिपक्ष, ये भी सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंक शब्द के अनाकारती शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक, अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। अंक के अनेकार्थी शब्द इसमें देखना है अपन को। देखो, एक तो अंक को अपन गोद भी कहते हैं, एक अंक हो जाता है, संख्या भी होती है इसमें। देखो संख्या किसी में है, गलत हो जाएगा ये तो, संख्या देख लो किसी में हो, नहीं ये भी गलत हो जाए, ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चात। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी
को कहते हैं एक शब्द में आत्मग्लानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चात। अपराध बोध से, ये तो अपन ने प्रश्न कर ही लिया था, सॉरी डबल बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट बार देखते हैं। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा वस्त्र, पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र। चिर चीर सही अर्थ है, इसको अपन को बताना है। चीर को लंबा कहते हैं? नहीं। वस्त्र कहते हैं? वस्त्र तो कहते हैं, लेकिन कहते किसे? पुराना नहीं, ये भी गलत हो गया। पेड़ वस्त्र, पेड़ का कोई मतलब नहीं। चिर मीन्स पुराना और चीर मीन्स वस्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग, सुकर्म, समभाव, स्वयं। सम उपसर्ग से बना शब्द। इनको अगर अपन संयोग को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम धन योग, सम योग हो जाएगा। इसमें अलंत लगा, और अगर अपन सी ऑप्शन को तोड़ रहे हैं ना, तो इसको सम धन भाव हो जाएगा। इसमें अलंत लगा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला, गिला, गिला है क्या? रंगीला, इला, ला, इला। रंगीला शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ कि रंगीला, यानी कि इसका तोड़ेंगे तो अपन तो क्या बनेगा? रंग धन, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी यहाँ आ जाएगी, इला, तो क्या वो बन जाएगा अपना बराबर रंगीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में, यानी कि सूर, सूर धन उदय, सूरधन उदय। यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊ आ गई, आ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ किस संधि में आते हैं? आता है गुणस्वर संधि में, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें अपन को छांटना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है। शुद्ध वाक्य इसमें अपन को छांटना है। उसका शिमला जाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। उसने शिमला जाना है, उससे शिमला नहीं, ये भी गलत। उससे शिमला जाना है, उसने लगेगा क्या? उसने शिमला जाना नहीं, उससे शिमला जाना है। मेरे हिसाब से यह राइट आंसर डी होगा, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सज्जन शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। आपको मालूम होगा समास से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए? चार तो ये हो गए, एक अव्ययी भाव समास हो जाए, एक द्वंद्व समास और हो जाएगा। मुख्यतः कितने प्रकार? 6 प्रकार के हो गए। सज्जन, सज्जन में कौन सा समास हो जाए बताइए?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। सज्जन यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात करना, इंकित करना, तो यह होता है कर्मधारय समास। कमायनी के रचनाकार हैं प्रसाद, निराला, पंत। कमायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद कमायनी के। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी प्रमुख रचनाएं मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, एक ही लाइन में आप इनकी प्रमुख रचनाओं को आप याद कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, शॉर्ट ट्रिक जयशंकर प्रसाद की एक वीडियो डली है, इसमें एक ही लाइन में आप जितनी भी इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। मैं आशा करता हूँ आपका इसमें अच्छा स्कोर रहा होगा। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में अब केवल मात्र 40 दिन ही बचे हैं। आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ से यूपी पुलिस के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँगा, जो आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।